डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं ईयर 2025 में केमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। चैप्टर है सॉल्यूशन और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राउल्स लॉ एस्टेब्लिश इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ द राउल्स लॉ। आपने यहाँ पर देखा कि राउल्स लॉ, तो यहाँ पर राउल्स लॉ जो है डियर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राउल्स लॉ दो टाइप के राउल्स लॉ होते हैं, एक फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट और दूसरा होता है फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, एक बात और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है राउल्स लॉ कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज़ द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो भी आपको यही वाला राउल्स लॉ लिखना है, कौन सा, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि वो सॉल्वेंट जो कि लिक्विड है उसमें हमको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करना है, लाइक सॉल्ट, शुगर एट्सेट्रा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन विद ग्राफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम इसके डिफरेंस को लिखते हैं तो डिफरेंस लिख तो देते हैं मगर ग्राफ नहीं बनाते। तो आपको क्या करना है, एंड में यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के नीचे आपको पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाना है और नेगेटिव डेविएशन के नीचे आपको नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एग्जाम में जो एग्जामिनर है उसके सामने इंप्रेशन ठीक रहता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक्सप्लेन फॉलोइंग। नंबर 1 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड रिवर्स ऑस्मोसिस, थर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन और फोर्थ है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मान लो मोल फ्रैक्शन 1 मार्क या 2 मार्क में आता है तो आपको सिर्फ डिफाइन करना है, और अगर ये 2 मार्क्स से ज़्यादा में आता है तो फिर इसको आपको ड्राइव करके एंड तक लेके जाना है। और एंड में आपको पता है आप लिखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, यानी कि आप बोल सकते हो द एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ऑलवेज इज यूनिटी। यहाँ तक आपको एक्सप्रेस करना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपको यहाँ पर प्योर वाटर की मोलारिटी फाइंड करना है या फिर आप उसकी मोलालिटी भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर लेकिन दोनों ही फाइंड करने को बोला है, और आपको पता है चाहे मोलारिटी हो चाहे मोलालिटी हो 55.6 मोलारिटी होती है और 55.6 ही मोलालिटी होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। अब आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मिला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें पहले आपको ग्राफ बनाना है फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। और आगे देखिए क्या लिखा है, डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका आपको मोलिकुलर मास भी फाइंड करना है। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में केवल ये 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारे लिए और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव नर्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। आपको यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स इक्वेशन जो है ड्राइव करना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम तो बनाना ही है। लेबल डायग्राम बनाने के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स से जो मिस्टेक होती है वो एनोड पर जो केमिकल रिएक्शन होती है और कैथोड पर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें मिस्टेक होती है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ
अगर हम बात करते हैं 8 एनोड, तो एनोड पर आपको पता है हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। जैसे यहाँ अगर ये शी एनोड की तरह बिहेव करता है तो नेचुरली उसमें ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे H2 गैस, फिर ये इक्विलिब्रियम का साइन बनाएंगे ऐसे, फिर इसको आप यहाँ पर 2H पॉजिटिव और यहाँ पर लिखेंगे एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर लिबरेट कर देंगे। तो ये एनोड पर कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। अगर मान लो ये कैथोड की तरह बिहेव करता है तो यहाँ लिख देते हैं 8 कैथोड, और आप जानते हो कैथोड पर डियर स्टूडेंट्स रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, और जो गेन होते हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं। तो उस केस में इसको उल्टा लिखना है इस रिएक्शन को। देखो कैसे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 2H पॉजिटिव एक्वस, इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और रिवर्सिबल का साइन, और यहाँ पर ये H2 गैस जो है ये लिबरेट होगी। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट से जो मिस्टेक होती है वो इस रिएक्शन में होती है। एज वेल एज जब डायग्राम बनाते हैं तो जो साइड ट्यूब है जहाँ से हाइड्रोजन गैस को इंटर कराते हैं 180 प्रेशर पर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर, तो कई बार स्टूडेंट्स वो साइड ट्यूब ही नहीं बनाते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द कोलरॉश लॉ, एक्सप्लेन इट्स 2 एप्लीकेशन। देखो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको कोलरॉश लॉ लिखना है। आपको पता है कोलरॉश लॉ में 4 एप्लीकेशन होते हैं, तो उनमें से किसी 2 एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया 2 मार्क्स में, व्हाट इज द कोलरॉश लॉ, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ कोलरॉश लॉ लिख देते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप कोलरॉश लॉ लिख दो, साथ में जो 4 इसके एप्लीकेशन होते हैं उनको सिर्फ आप उनको मेंशन करो, उनको एक्सप्लेन मत करो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम होता है तो, नहीं तो कोलरॉश लॉ तो लिखना ही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सप्लेन फॉलोइंग, कोरोजन, मोलर कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इन चारों को आपको एक्सप्लेन करना है। आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स, कोरोजन में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग भी होता है, वो भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में काउंट होता है। लेकिन यहाँ पर आज के वीडियो में हम सेट ए में सिर्फ कोरोजन ही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5th, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बेस्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स वो है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के एग्जांपल के थ्रू आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसका डायग्राम, एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन होती है, उसके बाद जो नेट रिएक्शन होती है, उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर जो डेनियल सेल है इसका वोल्ट होता है 1.10 वोल्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करना है। अब हम चलते हैं इसमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपको डिफाइन, फिर एक्सप्लेन और फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको लिखना है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, वो केमिकल रिएक्शन जो सेकेंड ऑर्डर की दिखे लेकिन एक्चुअली में वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने देखा होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक्सेस क्वांटिटी में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन में मिनिमम चेंज होता है, जो कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में हम उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब लिखते नहीं है उसको। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एग्जाम्पल की, तो आप इन्वर्जन ऑफ शुगर का एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर आप हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राइट द आर्हीनेस इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आता है तो आपको आर्हीनेस इक्वेशन बस लिखना है। कितना लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है राइट द आर्हीनेस इक्वेशन एक्सप्लेन बाय द ग्राफ, तो फिर आपको लास्ट तक ड्राइव करना है।
कहाँ तक ड्राइव करना है वो तो बता ही दूंगा मैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन है राइट द आरएनएस इक्वेशन। अगर ये 1 और 2 मार्क्स में आता है तो आप शुरुआत करेंगे यहाँ से। देखिए के डायरेक्टली प्रोपोर्शन ई की पावर है माइनस ई अपॉन आर टी, और जैसे ही यहाँ पर आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो यहाँ पर ये एक कांस्टेंट आ जाएगा ए, जिसको हम आरहीनेस कांस्टेंट कहते हैं, फिर डॉट ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आपको बताना है कि रेट कांस्टेंट है, ए आरहीनेस कांस्टेंट है, या आरहीनेस फैक्टर भी बोल सकते हो जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। फिर इसके जस्ट बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटेड फार्मूला। तो यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटेड फार्मूला। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो ये इंटीग्रेटेड फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए log K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R, और फिर आपको ब्रैकेट में लिखना है ऊपर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में तो आपको ये, फिर मैंने बताया है इनको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, साथ में यहाँ तक लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक्सप्लेन फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन ये केमिकल काइनेटिक में ही आता है। अगर ये होता हाफ लाइफ पीरियड तो फिर रेडियो एक्टिव में चला जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन है तो वो केमिकल काइनेटिक में काउंट होगा, और हाफ लाइफ पीरियड अगर इतना होता है तो वो रेडियो एक्टिव के लिए चला जाता है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में तो यही है तो आपको यही करना है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। अब जैसा कि मैंने बताया कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, तो आपको पता है कि वो टाइम जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेड मॉलिक्यूल की इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर हाफ हो जाती है, वो टाइम उस केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होता है, जिसको कि आप T1/2 से एक्सप्लेन करते हो। आपको पता है आप जब इसको लिखोगे तो T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये ज़रूर लिखना। भले ही डेफिनेशन पूछिए लेकिन फिर भी आप यहाँ तक तो लिखेंगे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। आपको यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में आपको डिफरेंस लिखना है। कम से कम आपको जो 4 डिफरेंस दे रखे हैं वो सभी याद करना है। अगर एग्जाम में 2 डिफरेंस पूछे जाते हैं तो आपको 2 लिख देना, 3 पूछे जाते हो 3 लिख देना, 4 तो वैसे भी आपको याद है ही। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो होते हैं 7, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 4 फैक्टर ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन 7 फैक्टर में से कोई भी 4 फैक्टर जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, सबसे पहले एक टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इसको आप लिख सकते हो। नंबर सेकेंड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यहां पर इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। नंबर थर्ड नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके जस्ट बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर नंबर 4 प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, प्रेशर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद 5th प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट।
फिर नंबर 6, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर अभी तक आपने देखा कि देखो, एक टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, सेकेंड है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, थर्ड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ है प्रेशर ऑफ रिएक्शन, और फिर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट आएगा, ये देखिए। उसके बाद में 7th नंबर, अब देखिए स्टूडेंट्स, और आखिरी है स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये 7 फैक्टर हैं, और इनमें से कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो नंबर 1, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, आप इसे ज़रूर याद करें। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप इसे भी याद करें। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आप इसे भी याद करें, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट आप इसे भी याद करें। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ये चारों आपको गिवन है। तो इन चारों को याद करते हैं तो आपके लिए ठीक है, वैसे तो आप कोई भी याद करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे चलते हैं, और अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में आपको डिफरेंस लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड वाई। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल है वो कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? वैसे तो इसका आंसर आपको पता ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स, इसमें डी ट्रांजिशन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसमें भी आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये डी ऑर्बिटल है, आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पता है 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये डी लिख दिया मैंने। और फिर इसके जस्ट बाद आपको नीचे की तरफ, इस तरफ ये देखिए, ये T2G बनाना है। ये देखिए T2G, और ऊपर आपको यहाँ पर ये EG बनाना है, इस तरह से ये EG। आपको पता है ये डी ऑर्बिटल से नीचे की तरफ है जो T2G लिखा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लोअर एनर्जी। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ लिखेंगे हम हायर एनर्जी। और इन दोनों के बीच में है ना, आपने देखा होगा ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डी ट्रांजिशन। ये देखिए यहाँ पर डी ट्रांजिशन आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि ऐसे मेटल और मेटल आयन जिनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता वो कलरलेस होते हैं, लेकिन ऐसे मेटल और मेटल आयंस जिनमें डी ट्रांजिशन होता है वो सब कलर्ड होते हैं, यानी उनमें कोई ना कोई कलर ज़रूर होता है। जैसे आप यहाँ देखें ये Cu पॉजिटिव, तो Cu पॉजिटिव में आप देखेंगे कि इसका जो डी ऑर्बिटल है, यानी डी ऑर्बिटल होता है, ये फुली फिल्ड है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर पूरे 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, है ना। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता, तो ये Cu पॉजिटिव जो है ये कलर लेस होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव कर दोगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर यानी कि इसके डी में एक अनपेयर्ड आपको दिखाई देगा। चलो उसको यहाँ बना के दिखा देते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो इसमें आपने देखा कि इसके Cu2 पॉजिटिव के डी ऑर्बिटल में आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें डी ट्रांजिशन होगा, और अगर डी ट्रांजिशन होगा तो ये कलर्ड होगा। कलर्ड होगा तो इसका कलर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? इसका कलर होगा ब्लू। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाई। आपको बताना है
कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, इसका रीज़न आपको बताना है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इसके कम से कम आपको 3 रीज़न तो लिखना ही है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है, इसीलिए उसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होता है। लेकिन आपने देखा होगा Zn, Cd और Hg, इनमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है व्हाट इज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये डिफाइन करना है, फिर इसके जो 2 एप्लीकेशंस होते हैं उनको भी मेंशन करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स वो 4 और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगर हम लें तो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग। एक्सप्लेन फॉलोइंग में फर्स्ट नंबर पे है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकेंड है लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, आप हमेशा जानते हैं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होती है ये एम्बिडेंट लिगेंड, कौन से? ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनमें प्रेजेंट एटम भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे कि आपने देखा होगा NO2 में, देखा होगा आपने ये N से भी लिंक हो सकता है और ये O से भी लिंक हो सकता है। इसी तरह से आपने देखा होगा CN में C से भी लिंक हो सकता है और N से भी लिंक हो सकता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या? एम्बिडेंट लिगेंड। और जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं वो हमेशा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज किलेट, राइट एग्जांपल एंड इम्पोर्टेंस। देखो स्टूडेंट्स, आपको किलेट को डिफाइन करना है। आपको पता है कि मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी किलेट नहीं बनाते, ये हमेशा दिमाग में हमें रखना चाहिए। ठीक है, जो बाइडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड होते हैं वही किलेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वो किलेट के एग्जाम्पल में आप जो एग्जाम्पल ले सकते हैं वो ले सकते हैं आप कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये निकल, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं DMG का होल टॉइस। ये देखिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो है किलेट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर देखिए इसके इम्पोर्टेंस की, तो आपको पता है कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को सेपरेट भी करता है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने एक्सप्लेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विद एग्जाम्पल। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को एक्सप्लेन करना है, साथ में किसी भी एग्जाम्पल को लेकर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप यहाँ देखें, जैसे ये Ni, ये CO का होल 4 है यहाँ, और मुझे यहाँ पर ये जो मेटल है निकेल, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला तो पता ही होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड। डियर स्टूडेंट्स, ये है फार्मूला। अब जैसे ये एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल है तो निकेल का आपको पता है इसका 28 होता है, लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो 0 निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बोनाइल लिगेंड जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 0। और यहाँ पर लिगेंड कितने हैं? 4। आपको पता है एवरी लिगेंड डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं, इसीलिए जितने लिगेंड होंगे उसके डबल आप इलेक्ट्रॉन कर दो, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आपने 8 कर दिया।
तो यह हो जाएगा ये 28 + 8 = 36। और ये जो 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स, आप जानते हो नोबल गैस में Kr36 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये जो कंपाउंड है NiCO का होल 4 ये स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। अब स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के 3 टाइप होते हैं। पहले सिग्मा बॉन्डेड, सेकेंड पाई बॉन्डेड और थर्ड होता है मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल में सिग्मा एंड पाई दोनों के कैरेक्टर होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का जो डायग्राम बना हुआ है वही आपको लिखना है। ठीक है, आप सिग्मा को अलग से और पाई को अलग से न लिख करके जो सिनर्जिक बॉन्डिंग का डायग्राम बना हुआ है उसको आपको इसको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का जो एनसीईआरटी में गिवन डायग्राम है ये आपको प्लॉट करना है, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो यही है एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। तो यहाँ पर मेटल कार्बोनाइल में जो बॉन्डिंग है वो आपको इस डायग्राम के थ्रू बताना है, जिसको कि हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है और पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए यहाँ पर राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो स्टूडेंट्स, आपको डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस तो लिखना ही है, लेकिन डबल सॉल्ट में जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से आप लिख सकते हो। देखो सबसे पहले तो दिमाग में बात आती है इसको हम डबल सॉल्ट क्यों कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें 2 सॉल्ट होते हैं, बिकॉज इट हैज़ 2 सॉल्ट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो मोहर सॉल्ट का, कार्नेलाइट का और पोटाश एलम का। ठीक है, जैसे आप अगर हम यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, तो ये पोटाश एलम का फार्मूला है। आप यहाँ देखिए एक सॉल्ट ये है, एक सॉल्ट ये है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। इसी तरह से अगर आप मोहर सॉल्ट का फार्मूला देखें, ये देखिए FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ठीक है, ये मोहर सॉल्ट है। इसमें भी देखिए एक सॉल्ट ये है, एक सॉल्ट ये है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स, अभी आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर ये देखिए टेस्ट में 1 से 5 तक जो चैप्टर हैं उनके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको आपने देखा। ठीक है,